बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसे कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एसआई यूनिट। तो हम सीखेंगे कि ये किसे कहते हैं, साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि यूनिट किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सीखेंगे कि बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट में क्या फ़र्क है। इसके साथ ही साथ इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। उन क्वेश्चंस का आंसर आपने कैसे लिखना है, उनकी प्रेजेंटेशन भी आपको बताई जाएगी। और फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके फिज़िक्स के लेक्चर्स, मैथ के लेक्चर्स और आपकी जो न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट है वो आपको कैसे मिलेंगी, उसका तरीक़ेकार भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा लास्ट पर, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो डायरेक्टली इस पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूनिट किससे कहते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में यूनिट कहते किसको हैं, बाद में फिर हम इस पूरे की डेफिनेशन और उसको समझेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट किसे कहते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अपने यूनिट की, ठीक है। यूनिट, लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लंबाई है, ठीक है। अब ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई मैं कह देता हूँ जी, ये मेरे पास 5 मीटर लंबाई है। तो मुझे कैसे पता ये 5 मीटर है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक चीज़ है, ये कितनी है, ये 3 किलो की है, 3 केजी की है, तो मुझे कैसे पता चला कि ये 3 केजी की है। यकीनन हमने पहले कोई ना कोई चीज़ सेट की हुई है, या पहले कुछ ना कुछ है जिसको हमने बताया हुआ है कि ये 1 किलो है। मिसाल के तौर पर पहले फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ इतना इतना जो मैस है ना, ये कितना होगा, 1 केजी होगा। फिर इसके मुताबिक हम देख लेते हैं कि दूसरी बॉडी के अंदर कितना मैस है, फिर उसके अंदर जितना भी ज़्यादा होगा तो हम बता देंगे जी ये कितना है। उसके मतलब कि पहले वाली के साथ कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि दूसरी का कितना मैस होगा, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये लंबाई 5 मीटर है, तो मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि 1 मीटर कितना है। फ़र्ज़ करो हम डिसाइड कर लेते हैं हम सारे मिलकर कि इतना इतना क्या है, 1 मीटर है। तो अब मुझे पता चल गया 1 मीटर कितना है, तो 5 मीटर निकालना मेरे लिए आसान होगा कि इतने ही फासले के आगे 5 आप जोड़ दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 मीटर का फासला हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ है ना जिसको आप मेजर करते हो, जिसको आप फाइंड कर रहे हो, जिसकी आप इमाइश ले रहे हो, उसका पहले कुछ ना कुछ हमें सेट करना पड़ता है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। जैसे कि लंबाई का हमें क्या स्टैंडर्ड बनाना पड़ा, 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक हमें क्या बनाना पड़ा, 1 मीटर स्टैंडर्ड बनाना पड़ा। फिर जब एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए, जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि 1 मीटर इतना है, तो उसके मुताबिक बाकी चीज़ें मालूम करना आसान हो जाता है। अब जितनी मर्ज़ी लंबाई आ जाए, हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने मीटर हैं। फिर जितने भी मीटर होंगे उसके अंदर हम कह देंगे कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, उतने मीटर्स होगी, ठीक है। इसी तरह हमने बैठ के ये डिसाइड कर लिया कि 1 केजी कितना है, इतना। अब जितना बड़ा मैस आ जाए हम उसके अंदर देखते हैं इसके अंदर कितने केजी है। जितने भी केजी हो तो हम क्या देते हैं जी ये उतने केजी का है। क्लियर है। तो शुरू में कुछ चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं हमें, ठीक है। ये मेयार हमने एक सेट कर लिया कि 1 मीटर इतना होगा, 1 किलोग्राम इतना होगा। तो जब ये सेट हो जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली हम मज़ीद फिर जितनी मर्ज़ी चीज़ें बड़ी आ जाए उनकी पैमाइश कर सकते हैं। इसी को ही हम कहते हैं यूनिट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। ये जो मीटर हमने डिसाइड किया, ये मीटर क्या है, मेरा यूनिट है। क्लियर। किलोग्राम मैंने क्या सेट कर दिया, यूनिट है। तो अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं यूनिट की। तो यूनिट की जो डेफिनेशन हमने की है वो भी कुछ इसी तरह की है, बुक में लिखी हुई है। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कि अगर किसी क्वांटिटी का एक बार स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाए तो आप उस क्वांटिटी को उस स्टैंडर्ड के मुताबिक बयान कर सकते हो। जैसे कि लंबाई के लिए हमने स्टैंडर्ड क्या सेट कर लिया था, 1 मीटर की। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारा, 1 मीटर होगा। तो अब मैं लंबाई को अपने इस स्टैंडर्ड के मुताबिक बयान कर सकता हूँ।
आगे वो कहता है दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट, कि ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये जो मीटर मैंने सेट किया, इसको ही हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो यहाँ तक आपको यूनिट क्लियर हुआ होगा कि यूनिट एक्चुअली में चीज़ क्या है। तो यहाँ तक तो हमने अपने यूनिट की बात कर ली। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। अब दुनिया में ना हर जगह डिफरेंट यूनिट यूज़ हो रहे थे। फर्ज करो कि दुनिया के किसी एक जगह पर दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो मालूम करने का तरीका कुछ और था, वो मालूम करते थे इंचज़ में, ठीक है, कि क्या देते थे यहाँ से यहाँ तक कितना फासला 1 इंच है। किसी और कंट्री से कोई आदमी आता है, वो यहाँ से यहाँ तक सेम फासला किसी और यूनिट में मालूम करता है। यहाँ पर क्या यूनिट यूज़ किया, इंचज़। अब किसी और कंट्री में जो लंबाई के लिए यूनिट यूज़ हो रहा होता वो यार्ड यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, ये भी यूज़ होता था। तो अब ये वाली कंट्री से जो बंदा इस वाली कंट्री में जाएगा जहाँ पर इंचज़ इस्तेमाल होते हैं, उसको तो समझ नहीं आएगी कि ये इंचज़ कितना होता है और ये क्या बात कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ही देखिए, हर चीज़ गिन गिन कर तो नहीं ना दी जा सकती। कुछ चीज़ें हमें तोलना पड़ती है, जैसे कि कोई लिक्विड आ जाए, ठीक है, पानी चाहिए आपको। आप किसी कंट्री में जाके कहें कि मुझे 1 लीटर पानी चाहिए, तो वो आपको 1 लीटर पानी दे देंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये लीटर वाली चीज़ें नहीं थी। पहले ना हर कंट्री में अपने ही हिसाब से चल रहा होता था हिसाब किताब, वहाँ पर कुछ और चीज़ों से तोला जाता था। जैसे कि अभी आपको बताया कि कई जगह थी जहाँ पर इंचज़ के मुताबिक मेजरमेंट की जा रही थी। कई जगहों में ये यार्ड भी एक यूनिट था लंबाई का, इसके मुताबिक मेजरमेंट की जा रही थी। तो मसला ये होता था कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई लोग जाते थे और तिजारत भी होती थी, और जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट को अपना डाटा शेयर करने में भी इश्यू था। एक मुल्क के साइंटिस्ट ने यार्ड के हवाले से कैलकुलेशन की होगी, दूसरे वाले को समझ नहीं आएगी कि ये अब यार्ड क्या चीज़ है, ये कितना होता है। तो हर मुल्क में अपने हिसाब से चीज़ों को मेजर किया जा रहा था, ठीक है। तो एक बड़ी ज़रूरत पेश आ रही थी कि हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि पूरी दुनिया में एक ही तरीके के यूनिट इस्तेमाल किए जाए, ना कि डिफरेंट, ताकि कोई भी इंसान कहीं पर भी जाए तो वो इजीली बात कर पाए, अपनी बात समझा पाए। तो इस काम के लिए क्या किया, 1906 में पेरिस के अंदर, ठीक है, पेरिस में एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग मतलब कि कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ठीक है, जिसके अंदर बड़े बड़े लोग बैठे, ठीक है, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें अब एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि पूरी दुनिया में वही सिस्टम चले और उसके मुताबिक ही चीज़ों की मेजरमेंट की जाए, उसके मुताबिक ही चीज़ों की पैमाइश की जाए। तो उन्होंने बैठकर हर एक के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया। तो इन्होंने जैसा कि इन्होंने सेट किया कि जो मैस है, मैस के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, किलोग्राम यूनिट यूज़ करेंगे। अब दुनिया में जहाँ मर्ज़ी आप चले जाएं, आपने ये बताना हो कि आपको कितने किलो की चीज़ चाहिए, आप उनको बताएं तो वो समझ आएंगे कि कितने किलो की चीज़ चाहिए, ठीक है। इसी तरह ही उन्होंने सेट किया कि जो लंबाई है, लेंथ है या फासला है, उसके लिए आपको अब मीटर यूज़ करना है। आप मीटर के अलावा और कुछ नहीं यूज़ करोगे। तो अब आप दुनिया में कहाँ पर भी चले जाओ तो वहाँ पर भी अगर रास्ते की लंबाई लिखी हो तो वो लंबाई किलोमीटर्स में लिखी होगी, मतलब कि आगे मीटर ही यूज़ किया ना उन्होंने। तो आपको समझ आ जाएगा मीटर कितना है और कितने फासले की बात हो रही है। तो अब पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम यूज़ किया जाता है यूनिट्स का। लंबाई के लिए देखिए हमने मीटर सेट कर दिया, मैथ के लिए हमने कह दिया किलोग्राम आपने यूज़ करना है। तो अब ये जो यूनिट्स हैं पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसी को ही हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि ऐसे यूनिट्स जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो भी कुछ इसी तरह की है। लिखा हुआ है द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। वेट और मेजरमेंट के टॉपिक पर 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, हेल्ड इन पेरिस, पेरिस में हुई थी इन 1960, 1960 में। मैंने क्या लिख दिया 1906, तो ये 1960 ही है, आप इसको ठीक कर ले।
1960 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, तो 1960 में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, और उसमें क्या किया था, अडोप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, कि पूरी दुनिया में एक ऐसा मेजरमेंट्स का, पैमाइश का सिस्टम एक्सेप्ट किया गया था, और उसी सिस्टम को कहते हैं हम कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उस सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक क्या था, वेट एंड मेजरमेंट। तो इस टॉपिक के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई 1960 में, उसमें डिसाइड किया गया था कि पूरी दुनिया में किस तरह के यूनिट्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो उसी को ही हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, इसको सिंपल हम SI के साथ भी लिखते हैं, ठीक है। और वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ कॉमनली रेफर्ड एज SI, कि इनको ज़्यादातर या कॉमन तौर पर क्या कहते हैं, SI यूनिट्स भी कहा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ तक हमें इंटरनेशनल सिस्टम की भी समझ आ गई और यूनिट्स की भी आ गई, मुझे उम्मीद है आ गई होगी आपको। तो अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमें समझ आ गया कि यूनिट क्या है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारी बेस क्वांटिटीज़ हैं कुछ, और कुछ हमारी क्या थी, ड्राइव क्वांटिटीज़ थी, ठीक है। अब ये क्वांटिटीज़ तो है ना, बेस भी एक क्वांटिटी है और ड्राइव भी क्वांटिटीज़ है, तो इनके लिए भी तो हमने यूनिट डिसाइड किए होंगे, ठीक है। तो जो यूनिट हमने बेस क्वांटिटीज़ के लिए बनाए थे उनको हमने क्या दिया, बेस यूनिट कह दिया, और जो यूनिट हमने ड्राइव क्वांटिटी के लिए बनाए उन्हें हमने क्या कह दिया, ड्राइव यूनिट कह दिया। तो अब बातें इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं, बेस और ड्राइव यूनिट की। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने बेस यूनिट की। तो ऐसे यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज़ को शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस यूनिट्स, ठीक है। ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस यूनिट्स। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि द यूनिट्स डैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, के वो यूनिट जो बेस क्वांटिटीज़ को बयान करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल आता है, बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी थी। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो उसमें आपको बताया था कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी है, हमारे पास 7 है, 7 थी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़। उनमें आता था हमारे पास मास भी आ रहा था, टाइम भी आ रहा था, लेंथ भी आ रही थी, और भी आ रही थी, ठीक है। ये सारी मेरे पास क्या थी, बेस क्वांटिटीज़ थी। अब इनके लिए हमने यूनिट डिसाइड की है, वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना उसके अंदर हमने ये डिसाइड किया कि मैथ्स के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, किलोग्राम। अब पूरी दुनिया में मैथ्स के लिए किलोग्राम का यूज़ किया जाता है यूनिट। अब टाइम के लिए हमने डिसाइड किया कि टाइम के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, सेकंड। लेंथ के लिए हमने डिसाइड किया कि लेंथ के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, मीटर। तो ये यूनिट हमने यूज़ किए थे बेस क्वांटिटीज़ के लिए। तो ये यूनिट बेस क्वांटिटीज़ के हैं, तो इसलिए इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट कह देते हैं। क्लियर हुआ होगा कि बेस यूनिट किसे कहते हैं, ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए होते हैं। अब इनका पूरा टेबल बुक में बना हुआ है, तो मैं आपके सामने वो टेबल दिखा देता हूँ आपको। तो ये टेबल है, इसके अंदर सबके यूनिट लिखे हुए हैं। देखें, लेंथ है, लेंथ के लिए ना हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं L, सिंपल। ये I नहीं है, ये क्या है हमारे पास, L है, ये वाला L, ठीक है। तो देखो ना, अब बार बार मैं लेंथ तो नहीं ना लिखता रहूँगा, तो लेंथ की जगह सिंपल मैं क्या लिख सकता हूँ, L लिखता हूँ, छोटे वाला L, ठीक है। ओके, तो लेंथ का जो यूनिट है मेरे पास क्या है, मीटर, और मीटर को छोटा करके कैसे लिखते हैं, M की फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह ही मैस है, मैस को M भी लिखा जाता है, और मैस का यूनिट क्या है मेरे पास, किलोग्राम, ठीक है। तो ये किलोग्राम को kg शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। टाइम का यूनिट है सेकंड, उसको S के साथ लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट है हमारे पास एम्पेयर। इसी तरह ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को शो किया जाता है कैपिटल L के साथ, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है हमारे पास, कैंडिला, इसे सिंपल CD के साथ लिखा जाता है।
उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को टी के साथ लिखा जाता है और उसका यूनिट क्या है, केल्विन। और फिर आता है हमारे पास अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, उसको एन के साथ लिखा जाता है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को, और उसका यूनिट है हमारे पास मोल, MOL। ठीक है, तो आपको ये सारा याद होना चाहिए कि किस क्वांटिटी को किसके साथ लिखा जाता है और उसके यूनिट को कैसे लिखा जाता है। जैसे लंबाई को L के साथ लिखा जाता है, उसके यूनिट को M के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारा टेबल जैसे भी लिखा हुआ है आपको याद होना चाहिए, सारे का सारा, और बहुत अच्छा याद होना चाहिए क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें ये सारी यूज़ होनी है। तो अभी से आप अच्छे से याद कर लो इसे। यहाँ तक हमने अपनी बेस यूनिट्स को भी समझ लिया, और जितनी भी देखें ये सारी क्या थी, मेरे पास बेस क्वांटिटीज़ थी, है ना। तो ये सारी बेस क्वांटिटीज़ के ये क्या आ गए, मेरे पास यूनिट्स आ गए। तो ये सारे यूनिट्स क्या कहलाएंगे, मेरे बेस यूनिट्स होंगे। तो हमने बेस क्वांटिटीज़ भी देखा और उन सब के यूनिट्स भी देख लिए। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरे यूनिट्स की, जो थे हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, हमारे सामने है ड्राइव्ड यूनिट्स और उसकी डेफिनेशन भी। तो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, द यूनिट्स यूज टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स, के ऐसे यूनिट जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते थे उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो सबसे पहले देखते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हमारी कौन सी थी। हमने पीछे वाले लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी है। मिसाल के तौर पर हमने देखा था स्पीड। ठीक है, स्पीड था हमारे पास क्वांटिटी ड्राइव। उसके बाद हमारा जो वॉल्यूम है वो भी हमारी क्या थी, ड्राइव क्वांटिटी थी। उसके अलावा एरिया भी हमारा क्या था, ड्राइव क्वांटिटी था। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, इनमें से कुछ मैंने लिख दी हैं। अब स्पीड का जो यूनिट होता है ना हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो अब देखें ये सारी मेरे पास क्या थी, ये सारी थी मेरे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ या फिर माखूस मिकदारें। और इन सब के लिए मैंने कौन से यूनिट यूज़ किए, इनके सामने लिख दिए मैंने। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग यूनिट है। तो इन क्वांटिटीज़ के लिए, ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं उन्हीं यूनिट्स को हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। क्लियर हुआ कि ड्राइव यूनिट किसे कहते हैं, वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, द यूनिट्स यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज़, के वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ये मैंने ड्राइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन कर ली। अब ड्राइव यूनिट्स के लिए भी पेपर में आपकी बुक में कुछ उन्होंने बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है। उस टेबल के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं और आपने भी वो सारी क्वांटिटीज़ याद करनी है। मैं टेबल आपके सामने दिखा देता हूँ आपको। ये है वो टेबल जो आपकी बुक में उन्होंने बनाया हुआ है ड्राइव यूनिट्स के नीचे। तो सबसे पहले आप देखें कि स्पीड लिखा हुआ है। स्पीड आपके पास एक ड्राइव क्वांटिटी है और इसको मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, मीटर पर सेकंड। उर्दू में से पढ़ते हैं मीटर फी सेकंड। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन है, उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन को छोटे ए से लिखा जाता है और इसका यूनिट है हमारे पास मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसे यूँ भी पढ़ा जाता है मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो इस तरीके से भी पढ़ा जाता है। उर्दू में इसे यूँ पढ़ा जाता है मीटर फी सेकंड। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम को बड़े वी से लिखा जाता है, ये बात याद रखनी है, वॉल्यूम को बड़े वी से लिखा जाता है और इसका यूनिट का है क्या है हमारे पास, मीटर क्यूब। ये एम के ऊपर 3 है तो मीटर क्यूब, एम की ताकत 3 तो क्या बन गया, मीटर क्यूब। उर्दू में भी इसी तरह ही है, क्यूबिक मीटर। नीचे और भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं, आपने इनमें से सारी नहीं याद करनी, जो कहूँगा बस वही करनी है। पहले इन सबको देख लेते हैं। जैसे है फोर्स, फोर्स को एफ के साथ लिखा जाता है, इसका यूनिट है हमारे पास न्यूटन, और न्यूटन को एन के साथ भी लिखा जाता है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी इसका यूनिट है। न्यूटन भी इसका यूनिट है एन, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो भी इसी का यूनिट है। तो आपको दोनों यूनिट याद हो। आगे हमारे पास प्रेशर। प्रेशर को बड़े पी से लिखा जाता है और इसका यूनिट क्या है, पास्कल।
PA से लिखा जाता है। और पास्कल के अलावा भी एक और यूनिट है इसका जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पास्कल प्रेशर का यूनिट होगा हमारे पास। इसके बाद आता है हमारे पास डेंसिटी। अब डेंसिटी का यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम मीटर क्यूब। लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि डेंसिटी को लिखा कैसे गया। डेंसिटी को P नहीं लिखा गया, ये आपको P लग रहा होगा ये चीज़, लेकिन P नहीं है। ये आप ऊपर देखें P इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो डेंसिटी है ना, ये मैंने कुछ इस तरह की लिखी है। आप जब अपनी बुक में देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा बुक में कैसे लिखा हुआ है। तो ये जो साइन है ना, इसको पढ़ते हैं हम रो, ठीक है, इसे कहते हैं हम रो। तो ये किसके लिए लिखा जाता है, डेंसिटी के लिए लिखा जाता है। इसका नाम रो है, ठीक है। और इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, डेंसिटी को शो करवाने के लिए लिखा जाता है। तो जहाँ पर भी ये लिखा हो समझ आना है किसकी बात हो रही है, डेंसिटी की बात हो रही है। अब डेंसिटी को लिखा तो इस तरीके से जाता है। अब इसका यूनिट भी देखते हैं क्या है। तो डेंसिटी का जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यही इंग्लिश में लिखा हुआ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसके नीचे आखिरी हमारा चार्ज, कि चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज हमारा उस क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और चार्ज का जो यूनिट है वो है C। चार्ज का यूनिट क्या है हमारे पास, C है। C से मुराद है कूलम। ये उसने यूनिट का नाम भी लिख दिया हुआ है। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और उसको C के साथ लिखा जाता है। अच्छा, एक और यूनिट भी है जो ब्रैकेट के अंदर है, वो लिखा हुआ है AS। अब इस AS का क्या मतलब है, AS का मतलब है हमारे पास एम्पेयर सेकेंड, ठीक है, एम्पेयर सेकेंड। तो चार्ज के दो यूनिट है, ये बायार रख लेना। एक कूलम भी है जिसको C लिखा जाता है, और उसके अलावा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है AS, ये भी किसका यूनिट है, हमारा चार्ज का ही यूनिट है। और इसको AS का मतलब क्या है, एम्पेयर सेकेंड है, ठीक है। अब पेपर में ना क्वेश्चन यूँ आ सकता है आपको कि चार्ज का यूनिट है, A ऑप्शन होगा कूलम, B ऑप्शन होगा AS, C ऑप्शन किलोग्राम हो जाएगा, और D ऑप्शन में भी मीटर हो जाए। तो चार्ज का यूनिट क्या है, नहीं, D ऑप्शन आपको में भी आ जाए, A और B। तो आप देख सकते हो कि चार्ज का यूनिट कूलम भी है और एम्पेयर सेकंड दोनों है। तो आप कूलम और एम्पेयर सेकंड पे टिक नहीं करोगे, आप A और B वाले पे टिक करोगे, क्योंकि दोनों इसके यूनिट है। क्लियर है। तो इस तरीके से मतलब MCQ बना के वो पूछ सकता है। बाकी पेपर में आता क्या है, पेपर में ये पूछा जाता है बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट में फ़र्क करें। तो आपने इसी तरह ही लाइन लगा के इनकी डेफिनेशन लिख देनी है और उसके बाद इनकी एग्जांपल देनी है। अब एग्जांपल आपके सामने ये जो टेबल बनाया हुआ है यही इनकी एग्जांपल है। इनमें से कोई 2-3 लिख लेना आप, ठीक है। और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ है, ये टेबल तो आपने सारा याद करना है, लेकिन जो ड्राइव यूनिट्स है ना, ये सारे नहीं याद करने हैं आपने। इनमें से आपने याद करने हैं, ये स्पीड वाला याद करना है, एक्सेलरेशन वाला भी रहने दो आप अभी, हाँ ये वॉल्यूम भी आपने याद करना है, ठीक है। और चार्ज, सिर्फ ये 3 याद करने हैं आपने। स्पीड भी वैसे मैं कहूँगा कि भी रहने दो आप, स्पीड भी रहने दो, चलो एक कर लो, स्पीड, वॉल्यूम और चार्ज। ये 3 चीज़ों के यूनिट आपने फ़िलहाल याद करने हैं। बाकी जितने भी हैं ना, वो आपको आने वाले चैप्टर्स में इजीली याद हो जाएंगे खुद ब खुद ही। तो अभी इनके लिए इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हमने फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, इन सब के यूनिट याद करने ही करने हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये 3 कर लें, लेकिन ये टेबल आपने सारा याद करना है। और लिखने का तरीका भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कैसे। यूँ आपने प्यारी सी हेडिंग देनी है, हेडिंग के नीचे आपने फिर अपनी डेफिनेशन लिख लेनी है। और पेपर में यूनिट की डेफिनेशन भी अक्सर पूछी जाती है, यूनिट किसे कहते हैं, डेफिनेशन भी आपके सामने है और मैंने आपको ये समझा भी दिया कि यूनिट किसे कहते हैं। और ऐसा यूनिट की डेफिनेशन भी अक्सर पेपर में आती है,
तो डेफिनेशन भी आपके सामने लिख दी गई है। और ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसको सिंपल ऐसा ही भी लिखा जाता है, ये भी आपने लिखना है। तो पेपर में जब आएगा सिंपल यूँ डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपने। आपने जैसे मैंने लिखा ना डेफिनेशन, डेफिनेशन के नीचे फिर आपने यूँ एक पॉइंट बनाना है और इस लाइन को थोड़ा हाईलाइट करके लिख देना है, तो ताकि जो उसने पूछा है हम उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी उसे बताएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। उसके अलावा आपको अपनी अगर मैथ की, फिज़िक्स की और न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप ये वीडियो देख के समझ सकते हैं कि वो कैसे मिलेगी। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपने कुछ पूछना हो, कहीं पर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।